पबजी में आपने पोचिंकी के बारे में जरूर सुना होगा। सुना क्या होगा, वहाँ उतरा होगा। पर क्या आपको पता है कि धरती पे एक असली का पोचिंकी मौजूद है? और क्या आपको पता है कि एक ऐसा बिल्डिंग है जो कि ऐसा दिखता है जैसे वो डांस कर रहा है। और आपने मार्वल मूवीज में देखा होगा आयरन मैन को, ठीक है? तो क्या आपको पता है कि एक इंसान ने एक असल का आयरन मैन सूट बनाया था? That's true। इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स को जानोगे ना, जिनको सुनकर आप कहोगे ओह माय गॉश, यकीन नहीं हो रहा मेरे को। फैक्ट नंबर 23। क्या आपको पता है कि आपके मोबाइल में जो सिम कार्ड होता है ना, वो दिखने में इतना छोटा होता है, पर अगर आप उसे जूम करके देखोगे ना, तब आप उसमें एक अमेजिंग से सर्किट डिजाइन देखोगे। और इसमें एक एक कंपोनेंट इतना महत्व का है कि अगर उसमें से एक भी पार्ट हिल जाए ना, तब आपका सिम कार्ड काम करना बंद कर देगा। तब भी आपका सिम कार्ड का हर एक कंपोनेंट अपने जगह पर ही रहता है। दैट्स अमेजिंग। आप अपने सिम कार्ड के जूम्ड पिक को आप देख सकते हो, इसमें कितना डिटेल्ड कारीगरी बना रहता है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 22। ये एक फैक्ट है कि जितना पॉपुलेशन इंसान का है 700 करोड़, उससे 3 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है चिकन का 2100 करोड़ इनका आबादी है पूरे दुनिया में। That's amazing। मतलब चिकन्स आउट नंबर ह्यूमंस बाई 3:1 2018 के एक सर्वे के हिसाब से। फैक्ट नंबर 21। आप साइंस में ये जरूर सुने होंगे कि सूरज से धरती तक लाइट पहुंचने में 8 मिनट्स के आसपास लगता है, पर सूरज के कोर से यानी सूरज के सेंटर से सूरज के सतह तक यानी सूरज के कोर से सूरज के सरफेस तक लाइट पहुंचने में उसको अपने आप में ही करीब 1 लाख साल लग जाते हैं। और जब वो लाइट उसके सतह तक पहुंचता है, सूरज के सतह तक पहुंचता है, सूरज के सरफेस तक पहुंचता है, वहां से फिर धरती पर आने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 20। डांसिंग हाउस टैनकिकी डम होटल नाम का एक ये होटल है, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे मानो ये डांस कर रहा हो। और ये दुनिया के सबसे अमेजिंग होटल्स में से एक है। इस होटल के अंदर जाने पर ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा है, वो बिल्कुल नॉर्मल सा लगेगा, पर बाहर से ये बहुत ही वियर्ड कारीगरी वाला डिजाइन इसमें किया गया है। फैक्ट नंबर 19। मैंने आपको एक बार फैक्ट बताया था ये कि जितने भी मोबाइल फोन कंपनीज है, ओप्पो, वीवो, शाओमी एक्सेट्रा, ये सब एप्पल, तो इसमें से सबसे पहला कंपनी कौन सा है जो कि दुनिया में सबसे पहला बार मोबाइल फोन ले आया था? इसका आंसर है मोटोरोला। ठीक है, आपको पता ही होगा, मोटोरोला ने सबसे पहले इस दुनिया में फोन ले आया था। पर अगर मैं टच स्क्रीन फोन्स की बात करूं, तो क्या आपको पता है कि सबसे पहला टच स्क्रीन फोन कौन सा था? तो वो था ये फोन। इसमें जो आप डायलिंग पैड देख रहे हो, ये टच स्क्रीन था, और टेक्निकली दुनिया का सबसे पहला टच स्क्रीन फोन यही था। और IBM नाम का ये टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसके बारे में आप बहुत बार सुने होंगे, उसने इसे 1992 में लॉन्च किया था। मतलब पहली बार फोन इन्वेंट करने का क्रेडिट मोटोरोला को जाता है, पर पहली बार टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी को निकालने का जो क्रेडिट है वो IBM कंपनी को जाता है। फैक्ट नंबर 18। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। अगर आप इस दुनिया में जितनी चीजें हैं धरती पर, मतलब आप, मैं, प्लस जितना सामान, ये कैमरा, ये फोन, या जो भी, मतलब जितना कुछ है, मतलब इस रूम की ये बात नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया में जितना कुछ है, पूरा अर्थ का सारा जो मैटर है, उस मैटर के बीच से अगर हम लोग एम्प्टी स्पेस को निकाल देना, तो वो सिर्फ इस एप्पल के साइज में ही समा जाएगा। मतलब साइंस में आप अक्सर सुने होंगे कि सब कुछ एटम से बना हुआ है और एटम में बहुत एम्प्टी स्पेस होता है। तो एम्प्टी स्पेस इतना होता है और मैटर इतना कम होता है एक एटम में, तो चीजें दिखती तो सॉलिड है, कितना सॉलिड है, लेकिन ये अल्टीमेटली एट द रूट लेवल ये एम्प्टी स्पेस ही ज्यादातर है। इसलिए इस दुनिया की अगर हम लोग सारी चीजों से अगर हम लोग हवा निकाल दे, एम्प्टी स्पेस निकाल दे, हवा गलत टर्म होगा, एम्प्टी स्पेस निकाल दे, वो सारी चीजें एक एप्पल के साइज में कंप्रेस हो जाएगी। फैक्ट नंबर 17। एक टाइप का अलार्म क्लॉक होता है जिसे कहते हैं कारपेट अलार्म क्लॉक। और ये होता है ना कि अलार्म बजता है, आप उसे बंद करके सो जाते हो आराम से, फिर से हाथ पहुंच जाता है इसीलिए। पर ये जो कारपेट अलार्म है, इसमें क्या है कि कारपेट टाइप का है, और अलार्म बजेगा तो वो बजते रहेगा। आप कुछ भी कर लो, आपको उठकर उस पर जाना पड़ेगा, उस पर चढ़ना पड़ेगा, उस पर खड़े हो गए तब जाके वो अलार्म बंद होगा। फैक्ट नंबर 16। लंदन यूके में एक द घेरकिन नाम का ये बिल्डिंग है, और आप इसे देख सकते हो। ये दुनिया के सबसे अमेजिंग स्ट्रक्चर्स में से एक है, और ये ऐसा दिखता है मानो कि एक मिसाइल खड़ा हो शहर के बीच में। फैक्ट नंबर 15। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है? ये दुनिया के सबसे अमेजिंग स्ट्रक्चर्स में से एक है। तो ये बहुत ही लंबा, आपको पता ही होगा, और ये दीवार से ही बना है, वॉल है, और ये ईंट मिला के बना है, ईंट से बना है, ठीक है? तो क्या करते हैं ना कि चोरी करने वाले लोग इतने मोटिवेटेड होते हैं चोरी करने के लिए, इसका जो एक एक ईंट है, ईंट को लोग उठा के चुराने लगे। मतलब कि चोर जाते हैं, दीवार को तोड़ते हैं खच खच करके, उसमें से ईंट लेते हैं और ले जाके अपने घर में लगाते हैं, अपने घर में यूज करने के लिए, फ्री में ईंट मिल जाए इसीलिए। व्हाट द फैक्ट मैन।
इसे द थेफ्ट ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहते हैं और इसी इशू के बारे में आप कई आर्टिकल्स भी देख सकते हो। और वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि उसे मैनेज करती है इस वॉल को, वो बहुत सारे स्टेप्स ले रही है ताकि ये ना हो, लेकिन लोग हद है। फैक्ट नंबर 14, आप अगर मार्वल मूवीज देखते होगे, एवेंजर्स और ये सब, तो आपको पता होगा कि थॉर का एक हैमर आता है, इसे सिर्फ वही उठा सकता है और कोई नहीं उठा सकता है। अब एंड गेम में कैप ने उठा दिया, वो अलग कहानी है, पर उसे टेक्निकली वही थॉर ही ओन करता है उसको, और किसी से नहीं उठेगा वो। तो रियल लाइफ में इसे एक इंसान ने रिक्रिएट करने का कोशिश किया, ठीक है, कि क्या कोई ऐसा हैमर बन सकता है जिसे उसे बनाने वाला ही उठा पाए और कोई नहीं उठा पाए, जो भी उठाए उसे उठे ही ना। तो ये चीज एक इंसान ने किया और आप उसका रेप्लिका देख सकते हो। ये जो हैमर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से काम करता है और इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसका मतलब अगर आप वहां पर जाओगे और इस हैमर को उठाओगे, आपका फिंगरप्रिंट मतलब 5 फिंगरप्रिंट मैच करेगा तभी आप उठा पाओगे, नहीं तो वो नहीं उठेगा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू बंधा रहेगा। जब तक फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा तब तक वो वहां पर बंधा रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 13, मार्वल मूवीज देखते समय आपके दिमाग में कभी आया है कि क्या ये आयरन मैन सूट रियल हो सकता है कि उस सूट को पहने और हम लोग उड़ने लगे? तो एडम सैवेज नाम का ये इंसान रियल लाइफ आयरन मैन सूट बनाया और आप ये देख सकते हो, ये लिटरली आपको हवा में उड़ा सकता है। इन्होंने एक ऐसा सूट बनाया जो कि बिल्कुल आयरन मैन सूट का रेप्लिका है, पर फर्क ये है ना कि जैसे आयरन मैन में ऊपर उठने के बाद वो आसमान में भी अपने आप को बैलेंस कर लेता है, वो काम ये सूट अभी तक नहीं कर पाता है। लेकिन जमीन से आपको उठाने का काम और थोड़ी दूर तक ऐसे करके वर्टिकली उड़ाने का काम ये कर देता है काइंड ऑफ। मतलब धीरे धीरे जो मार्वल की जो फैंटेसीज है उसे साइंस पूरा कर रहा है। दैट्स कुछ और बोलना चाहिए, गजब गजब गजब। दैट्स गजब, फैंटास्टिक प्लस गजब। दैट्स इट। फैक्ट नंबर 12, आपको पता है ना कि जो टीवी में जो शोज आते हैं और जो सिंगर्स होते हैं ये रॉयल्टी के थ्रू कमाते हैं। अब रॉयल्टी क्या होता है, देखो, अगर आप मान लो गाना गाया, आज आपने कोई गाना गाया या आपने मूवी बनाया, सीरियल में काम किया और वो हिट हो गया, तो अभी तो उसे दिखाया ही जा रहा है अलग अलग रेडियो या फिर टीवी में, लेकिन वो 20 साल बाद भी दिखाया जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना कि 20 साल बाद भी आपको उसका रेवेन्यू मिलता रहेगा। आपको यहाँ तक 50 साल बाद भी आपको उसका रेवेन्यू मिलता रहेगा अगर वो बहुत ज्यादा हिट हुआ तो। मतलब आर्टिस्ट जो है वो रॉयल्टी के थ्रू कमाते हैं। तो नॉर्मन ग्रीनबॉम ने सिर्फ 15 मिनट में, होता नहीं कोई आदमी इंसान ऐसे बैठा हुआ क्या करूं चलो गाना लिख लेता हूं, तो उन्होंने बस 15 मिनट बैठ के एक लिरिक्स लिखा, गाना गा दिया। उस गाना का नाम था स्पिरिट इन द स्काई और ये गाना इतना हिट हुआ कि 50 साल तक वो उसी के कमाई पे जी रहे हैं, उसी के रॉयल्टी पर जी रहे हैं। बस इस पर रिएक्शन नहीं देना है। फैक्ट नंबर 11, जब YouTube की बात आती है तो आपको इसका स्टैटिस्टिक्स जानने का मन करता होगा, ठीक है। और अगर YouTube कम्युनिटी की बात करें तो अगर किसी चैनल का 10 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है, यानी 1 करोड़ से ऊपर अगर किसी चैनल का सब्सक्राइबर है, तो इसका मतलब इन चैनल्स के सब्सक्राइबर जो है वो किसी कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। जैसे स्वीडन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, यूएई, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, ये सब जो कंट्रीज है इनका पॉपुलेशन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है उन चैनल्स का यूट्यूब पर जिसका 10 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है। और ऑफ कोर्स फैक्टिक्स भी उनमें से एक है। थैंक यू माय फ्रेंड्स। फैक्ट नंबर 10, आपको पता है ना जब आप किसी का फोटो क्लिक करते हो तो आपको एक करके साउंड आता है, शटर का साउंड, ठीक है। तो जापान में ना क्या है कि वहां का एक बहुत ही कंसर्निंग ये है, इशू है कि वहां पर बहुत कोई अनजाने में किसी का फोटो खींचते हैं। तो फिर ना जापानीज गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल लॉ ही निकाल दिया कि स्मार्टफोन कंपनीज जो फोन बनाएगी उसमें ऐसा कोई सेटिंग नहीं देना है कि शटर साउंड को कोई ऑफ कर सके। मतलब जापान में अगर आप पिक क्लिक करोगे तो साउंड आना ही आना है। वहां पर जो पिक का साउंड होता है खच करके, उसको आप साइलेंट नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स बिना किसी कंसेंट के किसी का फोटो क्लिक करना नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, नहीं करनी चाहिए। पर जापान में नहीं, ये दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। पता नहीं जापान में क्या है कि लोग छुप छुप के फोटो खींचते, क्या बोल कर खींच, कैसे आदमी लोग हैं। इसलिए कंपलसरी वहां के सारे फोन कंपनीज को ये सेटिंग करना पड़ता है। पर कुछ लोग रूट करके, जेल ब्रेक करके पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। फैक्ट नंबर 9, बिल गेट्स जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है, उनके घर का नाम है ज़ेनाडू 2.0 और ये वॉशिंगटन में मौजूद है। और ये घर जो है ना ये अपने यूनिक टेक्नोलॉजी और डिजाइन के लिए फेमस है। जब आप बिल गेट्स के घर में घुसे हुए ना तब आपको एक रिमोट मिलेगा और वो रिमोट ऐसा है ना कि उससे सिर्फ घर का ही
टेम्परेचर नहीं बल्कि आसपास का जो गार्डन है ना उसका भी टेम्परेचर आप अपने उंगलियों से कंट्रोल कर सकते हो। सामने एक तालाब है, उसका भी टेम्परेचर आपके हाथ में ही होगा और आप अपने हिसाब से लाइट को बदल पाओगे और म्यूजिक को बदल पाओगे। मतलब बिल गेट्स का जो घर है वो दुनिया के सबसे अमेजिंग घरों में से एक है। फैक्ट नंबर 8, एक माचिस का डब्बा कितने में मिलता है? तो वर्ल्ड के सबसे एक्सपेंसिव मैच बॉक्स की बात करें तो वो आता है $6000 का। $6000 मतलब करीब 6 7 जा 42, 4,20,000 रुपए। ओ माई गुपे। मैच बुक नाम है इस माचिस का और केविन सॉसियर नाम का एक इंसान इसे साल 2015 में खरीदा भी था। बहुत बढ़िया केविन, यू आर माई रोल मॉडल। फैक्ट नंबर 7, फोन्स की बात करें तो सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन कौन सा है इतिहास में, हिस्ट्री में? मतलब इतने सारे फोन्स है ना, आईफोन प्लस गैलेक्सी नोट, ये सब है, नॉर्मल फोन्स भी, शाओमी का फोन और ये सब जितने भी हाई एंड से लेकर लो एंड फोन में सबसे ज्यादा बिकने वाला कौन सा है? मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पूरे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन सा फोन बिका है नंबर्स के मामले में, करोड़ों में संख्या में? तो ये लिस्ट आप देख लो। टॉप सेलिंग मोबाइल फोन्स, नोकिया का 1100 फोन जो कि साल 2003 में लॉन्च हुआ था, इसका 250 मिलियन यूनिट्स बिका है आज तक। और नोकिया का 1110 ये जो फोन है ये भी 250 मिलियन यूनिट्स बिका है, मतलब 25 करोड़ यूनिट्स। फिर आप देख सकते हो आईफोन 6 थर्ड नंबर पे आता है, अरे वाह। फिर नोकिया का ही बहुत सारा आता है, फिर सैमसंग का E1100 आता है, फिर मोटोरोला का भी आता है। तो ये थे आज तक के सबसे टॉप सेलिंग मोबाइल फोन्स। फैक्ट नंबर 6, इस दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्स है ना, IPL ये सब जितना है, नेशनल फुटबॉल लीग ये सब जितना है, जितने भी गेम्स है, जो कबड्डी ये सब को ले ले, तो ऐसा कौन सा गेम है जो कि नंबर 1 पे है रेवेन्यू के मामले में, यानी पैसे के मामले में? तो इस चार्ट में आप देख सकते हो नेशनल फुटबॉल लीग जो कि अमेरिकन फुटबॉल गेम है, ये टॉप पे है। और सेकंड में आता है मेजर लीग, फिर आता है प्रीमियर लीग, फिर आता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA। और आप रेवेन्यू यहाँ पर मिलियन यूरोज में देख सकते हो। और यहाँ पर नीचे करते करते आप यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग IPL को भी देख सकते हो। इसका रेवेन्यू है 510 मिलियन यूरोज, जो कि ऊपर वाले टॉप से अगर कंपेयर करें तो कम ही है, पर नीचे वाले जो इतने सारे हैं उससे तो ज्यादा ही है। तो ये मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको गेम्स के रीच और उनके रेवेन्यू का आइडिया मिल पाए। फैक्ट नंबर 5, ये देखो, ये बहुत ही मस्त फैक्ट है गेम के बारे में। ये आप एक इमेज देख रहे हो यहाँ पे। इमेज जो होता है, फोटो कितना KB का होता है? 10 KB, 100 KB, 200 KB, 300 KB और एक MB का भी इमेज होता है, ठीक है? तो मेरे सामने आप जो ये इमेज देख रहे हो, ये गेम का स्क्रीनशॉट है। इसका जो साइज है वो है 250 KB, पर ये जो सुपर मारियो गेम है ना, ये जो एक्चुअल गेम है उसका साइज है 40 KB। मतलब गेम का जो फोटो है स्क्रीनशॉट वो है 250 KB और एक्चुअल गेम जो था वो 40 KB का है। हाउ इज दिस पॉसिबल? बट हाँ, ये पॉसिबल है। अगर एग्जैक्ट बोलूं तो सुपर मारियो ब्रोस गेम 31 किलोबाइट का ही है और इतने ही साइज में पूरा गेम बना था उस टाइम। दैट्स अ गजब फैक्ट अबाउट गेम्स। फैक्ट नंबर 4, द गेटवे आर्क नाम का ये एक आप बिल्डिंग देख सकते हो। जी हाँ, ये एक बिल्डिंग है और आप देख सकते हो इस कोने से कैसे लंबा निकला है, फिर इस कोने तक मुड़ के आया है। इसके अंदर आप जाओगे तो लिफ्ट रहेंगे और ऊपर कमरे भी है, पर बाहर से देखो ये कैसा दिखता है। और ये सेंट लुइस USA में मौजूद है। फैक्ट नंबर 3, साल 1995 के पहले डोमेन रजिस्ट्रेशन फ्री था। आपको क्या पता है? अभी आप डोमेन बुक करोगे कुछ भी .com, आपको पैसा लगेगा, ठीक है? और बहुत सारे डोमेन्स का बहुत कीमत भी होता है, पर 1995 के पहले आप फ्री में क्लेम कर सकते थे कोई भी डोमेन। अरे मैं उसके पहले क्यों नहीं जन्म लिया, खरीद लेता हर डोमेन। फैक्ट नंबर 2, गेम्स में आपको पता है कि स्किन और बहुत सारे जो कॉइन्स होते हैं या फिर ब्ला ब्ला बहुत कुछ के आपको पैसे लगते हैं और ये ऑप्शनल होता है। और आप अगर गेम में जल्दी बढ़ना चाहते हो या फिर अच्छा दिखना चाहते हो गेम में, तो आप खरीद सकते हो, ठीक है, पैसे देकर। लेकिन अगर हम लोग इसी मैटर में टॉप लिस्ट की बात करें तो क्या है जो कि सबसे ज्यादा प्राइस में बिका था? तो ये देखो वो ऑसम लिस्ट। वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट नाम में एक ज़्यूज़ा नाम का कैरेक्टर रहता है और ये बिका था $9,000 में, यानी करीब 9,763 6,30,000 रुपए में। फिर डियाब्लो 3 नाम में एक वेपन जिसका नाम है इक्विंग फ्यूरी मेस, वो बिका था $14,000 में, यानी करीब 11 लाख रुपीज।
फिर एज ऑफ यूलिन में एक तलवार होती है जो कि $16,000 में बिका था, यानी करीब 14 लाख रुपए में। फिर डोटा 2 में एक पिंक वॉर कुत्ता बिका था $38,000 में, बाप रे बाप, मतलब करीब 25 लाख रुपए में। सेकंड लाइफ नाम के गेम में एम्स्टरडैम बिका था $50,000 में, यानी 35 लाख रुपए में। और एक गेम है इंट्रोपिया नाम का, वो उसमें एक स्पेस स्टेशन सेल पर था और वो बिका था $3,30,000 में, यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए में ये बिका था। गेम के अंदर का सामान, गेम के अंदर का एक वर्चुअल शिप, एक वर्चुअल स्पेस स्टेशन और उसी एंट्रोपिया यूनिवर्स में एक नेवर डाई क्लब था और वो बिका था $6,35,000 में, मतलब करीब 4.5 करोड़ रुपए में गेम के अंदर का एक क्लब। अरे रियल लाइफ में 1-2 करोड़ में क्लब मिल जाएगा, 4 करोड़ देके गेम का अंदर। तो ये सेल के मामले में नंबर 1 पे था ये नेवर डाई क्लब एंट्रोपिया यूनिवर्स नामक एक गेम में। फैक्ट नंबर 1, पबजी गेम में पोचिंकी है, हम सबको पता है। पर क्या आपको पता है कि रियल लाइफ में भी पोचिंकी मौजूद है? पर बात यह है कि जैसा कि आप पोचिंकी को इमेजिन करते हो उससे ये बहुत अलग है और ये जगह रशिया में मौजूद है, ठीक है? तो अगर आप कभी रशिया के पोचिंकी में गए तो प्लेन से कूदकर वहां पर सब घर में जाकर लूटने मत लग जाना। रियल लाइफ पबजी मत समझना, क्योंकि वहां नॉर्मल घर मौजूद है और नॉर्मल लोग रहते हैं वहां। जस्ट एक प्लेस का नाम है पोचिंकी, बिल्कुल एक नॉर्मल लोकेलिटी की तरह। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन जरूर कर लेना, ताकि मेरे आने वाले अमेजिंग वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।